प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व राज्य की अवधारणा। क्या? विश्व राज्य की अवधारणा। चूँकि अभी हमारा जो लेक्चर चला हुआ है वह विश्व राज्य के सिद्धांत या दृष्टिकोण के संदर्भ में चल रहा है। आज हम विश्व राज्य के ऊपर तीसरा लेक्चर दे रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। तो आज हम विशेषकर विश्व राज्य की अवधारणा के संदर्भ में ही व्याख्यान देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वाकई आज के संदर्भ में, आज की दुनिया की बात हम करें तो डेफिनेटली विश्व राज्य की जो अवधारणा है इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को, विशेषकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को होना निहायत जरूरी है। कारण क्योंकि आज संपूर्ण मानव जाति, यस बेटा, आज संपूर्ण मानव जाति, पूरी दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सभी बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दो राष्ट्र राज्य के बीच का युद्ध कब विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए, मतलब तीसरे विश्व युद्ध में अगर हम कहें कितने मानव, कितनी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मतलब तीसरा विश्व युद्ध इतना विनाशकारी हो सकता है कि संपूर्ण मानव जाति का ही विनाश हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसे में भाई राजनीति विज्ञान का एक कर्तव्य बन जाता है, राजनीति विज्ञान की ये जिम्मेदारी है कि मानव जाति को विनाश से बचाए। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक मतलब शिक्षक और राजवैज्ञानिक, इन तीनों का ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है क्या, कि मानव जाति को विनाश होने से बचाए। और ये बात सत्य है, विश्व युद्ध को तभी रोका जा सकता है जबकि विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी। किसकी? विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी और विश्व सरकार इतनी सक्षम हो जाए। कितनी सक्षम? जैसे एक राष्ट्र राज्य अपने आप में इतना सक्षम है, इतना संप्रभु है, इतना स्वतंत्र है कि वह अपने सभी नागरिक के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। अगर कोई भी नागरिक राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व के ऊपर भी नियंत्रण रखने वाली कोई सत्ता होनी चाहिए जिसे कि विश्व राज्य की संज्ञा दी जाती है। और वास्तव में जो विश्व राज्य है वह संपूर्ण राष्ट्र राज्य के ऊपर नियंत्रण रखेगा, जिससे कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिहीन राष्ट्र को परेशान नहीं कर सकता। कारण क्योंकि यहाँ वास्तव में ये सत्ता इतनी महत्वपूर्ण होगी कि पूरी दुनिया इसके अधीन होगी। विश्व राज्य के आदेशों का पालन पूरी दुनिया को करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को रोका जा सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि विश्व राज्य का सपना जो देखा जा रहा है, कहना जितना सरल है इसको व्यवहार में प्राप्त करना उतना सरल नहीं है बेटा। अब कहने के लिए यहाँ इतनी लंबी बातें हैं कि मैं विश्व राज्य की अवधारणा के ऊपर यदि संपूर्ण रूप में लेक्चर दूँ तो मैं, विश्वास करिएगा यहाँ, कि इसको 3 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकता बेटा। अगर मैं लेक्चर भी इसके ऊपर दूं और वाकई इसकी सारी बातें मैं आपको व्याख्यान के माध्यम से बताना चाहूं तो बेटा मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, मैं 10 घंटे में भी बात नहीं बता सकता। हम केवल एग्जाम की दृष्टि से ये सब बातें समझाएंगे। तो ध्यान दे बेटा, विश्व राज्य की अवधारणा लेक्चर नंबर 28 पार्ट नंबर 2। चूँकि अभी विश्व राज्य के ऊपर मैं लगभग 2-3 लेक्चर अपलोड और करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि विश्व राज्य की अवधारणा का कितना महत्व है। और आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये आपको नोट कर लेना है। और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश की घंटी है, विनाश का अलार्म बज रहा है। ये कब क्या हो जाए कोई अंदाजा नहीं, इसलिए मानव जाति को विनाश से बचाना है
तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ तर्क देंगे कि विश्व राज्य की स्थापना की जानी चाहिए और इसी के आधार पर एक विश्व सरकार की स्थापना हो जाए। और जब विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी तो निश्चित रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की स्थिति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि विश्व राज्य के पास में, विश्व राज्य की जो संस्था होगी, इसके पास में इतनी शक्ति होगी, इतनी सत्ता होगी कि सभी राष्ट्र राज्य इसके अधीन होंगे और इसके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए आप इधर ध्यान दें। देखो बेटा, दूसरे विश्व युद्ध के काल में, मतलब सेकंड वर्ल्ड वार, WW वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के काल में या द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, बेटा ध्यान देंगे, हमें संक्षेप में लिखा है मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या इसको बोलेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में। बेटा ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रमुख प्रश्न यह उभरा है, क्या वह है कि विश्व राज्य की अवधारणा UNO की दुर्बलताओं और अणु बम, ध्यान दे बेटा, अणु बम, अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र और संहारात्मक शस्त्रों के आविष्कार ने अनेक मानवतावादी राजनीतिज्ञों एवं विचारकों को यह सोचने के लिए विवश किया कि मानव जाति को थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध में अणु शक्ति के प्रकोप से बचाना है तो विश्व संघ का निर्माण करना होगा। ठीक है बेटा, समझ गए? विश्व संघ का निर्माण करना होगा, विश्व राज्य की स्थापना करनी होगी। किसके लिए? इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज ये बात सत्य है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर हम अलग से लेक्चर देंगे, ही मैंने आपको पहले ही कह दिया है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर सारे जो बातें हैं, इसके जितने भी अंग हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर लगभग 10 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, लगभग। ठीक है बेटा, मतलब संपूर्ण बातें आपको समझाई जाएंगी। तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं, आज आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में बड़ा दुर्बल है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका जब ईरान इराक पर आक्रमण करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान इराक पर आक्रमण करता है तो कोई रोकता है? नहीं। आज की स्थिति देखी जाए, आज के दिन तो रूस, बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला हुआ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इस युद्ध को रोकने में सफल रहा है? नहीं। तो आज आप ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में कमजोर है, दुर्बल है। ये राष्ट्र राज्य के बीच में जब युद्ध होते हैं तो उनको रोकने में नाकामयाब है। ये बात पूर्णतः सत्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं और अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, आज दुनिया भर के प्रक्षेपास्त्र निर्मित कर लिए गए, प्रक्षेपास्त्र और संहारात्मक शस्त्रों, आज कितने संहारात्मक शस्त्र हैं कि आविष्कार ने, इनका आविष्कार कर लिया गया है। सभी राष्ट्र राज्यों के पास में विनाशकारी शस्त्र भरे पड़े हैं। अनेक मानवतावादी राजनीतिज्ञों एवं विचारकों को सोचने के लिए विवश कर दिया है। क्या सोचने के लिए विवश कर दिया है? कि दैट मानव जाति को तीसरे विश्व युद्ध में, अब ये मैं आपको बार बार करूं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, पूरी मानव जाति के विनाश का खतरा है। तो मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा है, इसलिए मानव जाति के अस्तित्व को बचाना निहायत जरूरी है, और मानव जाति के अस्तित्व को बचाना निहायत जरूरी है। तो इसके लिए यह बात भी सत्य है क्या कि एक विश्व संघ का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा? एक विश्व संघ का निर्माण करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ कि जैसे ही विश्व सरकार की बात आती तो विश्व सरकार का जो गठन किया जाएगा बेटा, वह संघात्मकता के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। नहीं, जैसे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी जाती हैं, और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो वास्तव में जब यहाँ विश्व सरकार का गठन किया जाएगा तो ये संघात्मकता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर सभी राष्ट्र राज्यों के बीच में शक्तियाँ बांट दी जाएंगी।
और कोई भी राष्ट्र राज्य अपने आप में स्वतंत्र और संप्रभु नहीं हो सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता नहीं हो सकती, युद्ध नहीं हो सकते। ध्यान दें बेटा, विश्व संघ का निर्माण करना होगा। मतलब इन्होंने ये सोचने के लिए विवश हो गए, ये क्या सोचने के लिए विवश हो गए कि वास्तविक रूप में तीसरे विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए विश्व संघ का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट, जिसमें शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व विश्व सरकार का होगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में तीसरे विश्व युद्ध को रोकना है तो इसके लिए विश्व संघ का निर्माण करना होगा, और विश्व संघ का निर्माण करना होगा तो जिसमें शांति व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विश्व सरकार का होगा। किसका होगा? विश्व सरकार का होगा। और विश्व सरकार का जो गठन किया जाएगा वह संघात्मकता के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सारी शक्तियाँ एक राष्ट्र राज्य को नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिएगा अमेरिका को दे दिया जाता है तो क्या पूरी दुनिया स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्या चीन को दे दिया जाए सारी शक्ति को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा। निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि अगर दुनिया में शांति की स्थापना करनी है, विश्व सरकार का गठन करना है, तो इसका केवल 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 एक ही सिद्धांत है और आधार है, वह है संघात्मकता का आधार, संघात्मकता का सिद्धांत। यस, फेडरल सिस्टम विश्व सरकार का होगा। ध्यान दें, जिसमें शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व विश्व सरकार का होगा। किसका होगा? विश्व सरकार का होगा। विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण किया जाएगा, विश्व सरकार का होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति, ध्यान दें बेटा, शांति स्थापित करने और विश्व को युद्धों की, बेटा ध्यान दें, युद्धों की भीषणता से बचाने के लिए शांति प्रेमी विधि शास्त्री, ये विशेषकर विधि शास्त्री जो शांति प्रेमी है, विधि शास्त्री विश्व राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। किसके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? विश्व राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, मतलब दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, विश्व राज्य के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कौन? विधि शास्त्री। ये वास्तविक रूप में हम कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने, विश्व को युद्धों की विभीषिका से, युद्धों के विनाशकारी परिणाम से बचाने के लिए शांति प्रेमी विधि शास्त्री विश्व राज्य, वर्ल्ड स्टेट, विश्व राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं ये। नेक्स्ट, उनके अनुसार, किनके अनुसार? विधि शास्त्रियों के अनुसार, उनके अनुसार विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है। मतलब देखो, यहाँ आपसे प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि विधि शास्त्री जो हैं उनके अनुसार, मतलब विधि शास्त्री के अनुसार विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है। नोट करें यहाँ, विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है। बेटा ध्यान देंगे, विधि शास्त्री के अनुसार विश्व शांति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है, और विश्व राज्य का दृष्टिकोण शांति तक पहुंचने का संस्थात्मक साधन है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ ध्येय तो क्या हो गया, उद्देश्य तो क्या होगा? विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, और विश्व राज्य का जो दृष्टिकोण है, विश्व राज्य का दृष्टिकोण शांति तक पहुंचने का संस्थात्मक साधन है। मतलब शांति तक पहुंचने का संस्थात्मक साधन क्या है बेटा? विश्व राज्य का दृष्टिकोण, विश्व राज्य का जो सिद्धांत है वो वास्तविक रूप में क्या है? शांति तक पहुंचने का संस्थात्मक साधन है, और विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है। और इसका जो साधन है वो क्या है? विश्व राज्य का दृष्टिकोण। तो ध्येय तो क्या होगा? विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है, और विश्व राज्य का दृष्टिकोण शांति तक पहुंचने का संस्थात्मक साधन है। तो आपको नोट करना है यहाँ, विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है, विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय है, और विश्व राज्य का दृष्टिकोण शांति तक पहुंचने का साधन है। ठीक है बेटा, तो विश्व राज्य साधन हो गया और विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या हो गया? ध्येय हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, युद्धों का प्रधान कारण अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है। मतलब यहाँ मूल जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि युद्धों का जो मूल कारण है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं और स्वतंत्र हैं। जब सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का मनमाना आचरण किया जाएगा, उनको रोकने वाली कोई सत्ता नहीं है। अब जब ऐसी कोई सत्ता नहीं है कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा मनमाना आचरण किया जाए, तो उसको रोके कौन? ऐसी कोई संस्थात्मक सत्ता है ही नहीं। तो निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगी? अराजकता होगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर कि अमेरिका जैसा देश ईरान, इराक के ऊपर जब चाहे तब आक्रमण कर देता है, और भी आप कितने ही ऐसे राष्ट्र राज्यों को मैं नाम लूँगा जो कि छोटे राष्ट्र राज्यों के ऊपर जब चाहे तब अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, चीन जब चाहे तब ऐसा करता है, रूस जब चाहे तब ऐसा करता है। कोई भी
कोई भी महाशक्ति हो, जब चाहे तब ऐसा किया जाता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि युद्धों का प्रधान कारण अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, मतलब युद्ध का मूल कारण क्या है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है। और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का भी मूल कारण क्या है, राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और स्वतंत्रता। तो जब तक राष्ट्र राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता रहेगी तब तक दुनिया में युद्ध होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जड़ कोई उखाड़ा जाए और वह जड़ है राष्ट्र राज्य की संप्रभुता। और जब राष्ट्र राज्य के पास संप्रभुता ही नहीं होगी, वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत हम कहें कि विश्व सरकार की स्थापना कर दी जाएगी, विश्व सरकार का निर्माण हो जाएगा, तो निश्चित रूप में यह राष्ट्र राज्यों के पास में संप्रभुता नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होंगे। उन्हें विश्व सरकार के अधीन, विश्व राज्य के अधीन रहना ही होगा, उनके आदेशों का पालन करना ही होगा। जिस तरीके से साधारण नागरिक अपने राज्य के आदेशों का पालन करते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के सभी नागरिक विश्व सरकार के आदेशों का, विश्व राज्य के आदेशों का पालन करेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य अपने आप में अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। तो विश्व राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति विश्व सरकार में होगी। जैसे राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हो, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, ठीक इस प्रकार से यहाँ पर भी विश्व राज्य की अभिव्यक्ति विश्व सरकार में होगी। किस में होगी बेटा, विश्व सरकार में होगी। नेक्स्ट, अमेरिका जैसा देश, आगे आप लिख सकते हैं कि ईरान, इराक जैसे राष्ट्र राज्य के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, मतलब जब चाहे तब अपनी नेतागिरी, दादागिरी दिखाता है ये। अगली बात है, प्रभुता संपन्न होने के कारण, मतलब सभी राष्ट्र संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। जैसा कि लास्की ने कहा भी है कि जब तक राजनीति विज्ञान से संप्रभुता की अवधारणा को नहीं निकाला जाएगा तब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकी, तब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। मूल बात बताई उन्होंने। लास्की ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति विज्ञान के लिए वह दिन बड़ी प्रसन्नता का दिन होगा जिस दिन राजनीति विज्ञान से संप्रभुता की अवधारणा को ही निकाल दिया जाए, क्योंकि युद्धों का मूल कारण संप्रभुता ही तो है, राष्ट्र राज्य की संप्रभुता। यस, प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्यों पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। भाई कोई भी राष्ट्र राज्य संप्रभु तभी तो होगा जब वह आंतरिक और बाहरी रूप में सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। अब ऐसा है तो फिर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के सामने क्यों झुकेगा? सभी अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जितने भी मैं कहूँगा यहाँ जो संहारात्मक शस्त्र हैं उन सभी को बढ़ाते जा रहे, सभी राष्ट्र राज्य अपनी शक्तियों की आगार को बढ़ाते जा रहे, शक्तियों का भंडार बढ़ाते जा रहे। सभी राष्ट्र राज्य युद्धों के लिए पूर्ण रूप में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारे भारत की बात की जाए तो हम भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि दुनिया को पता लगे कि भारत आज कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन चूंकि यहाँ वास्तविक रूप विधि शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हमें तो दुनिया में शांति स्थापित करनी, युद्धों को रोकना है, ना कि युद्ध करवाने हैं, क्योंकि इससे पूरी मानव जाति का विनाश होगा। चलिए बेटा ध्यान दें, यहाँ प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्यों पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। अब नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप में युद्धों को नहीं रोका जा सकता। पर इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दें, स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य होने के कारण सभी राष्ट्र राज्य, भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है वो तो क्या है, राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो इकाई होता है, जो एक्टर होता है, वो राष्ट्र राज्य हैं। और सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य होने से इन्हें मनमाना व्यवहार की स्वतंत्रता है, ये बात सत्य है। अमेरिका जी चाहे वैसा अपना आचरण करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, चीन जैसा चाहे वैसा करता है, रूस जैसा चाहे वैसा करता है। हाँ, भारत की बात आए तो भारत की विदेश नीति अपने सिद्धांतों के आधार पर ही तय की जाती है। बात पूर्णतः सत्य है, सत्य है, सत्य, पूरी दुनिया को इसका अनुकरण करना होगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ इन्हें मनमाना व्यवहार की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्यों के भीतर ऐसी अराजकता नहीं है। अब ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता है, ये बात सत्य है, सभी राष्ट्र राज्य स्वतंत्र और संप्रभु हैं, लेकिन राज्य के अंदर जो नागरिक रहते हैं वो नागरिक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वास्तविक रूप में वो दंड के भागी होते हैं, उनको दंड दिया जाता है, उनको हम ये कहेंगे कि वो दंडनीय अपराध है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ कहने का मूल भावार्थ ये कि जब नागरिक राज्य के आदेश का पालन करते हैं तो विश्व की संपूर्ण मानव जाति, सभी नागरिक विश्व राज्य के आदेश का पालन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तय है, युद्धों को रोका जा सकता है, पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अराजकता को समाप्त किया जा सकता है। जब राष्ट्र राज्य के आदेशों का पालन वहाँ के नागरिक करते हैं तो क्या ऐसी संस्था की स्थापना नहीं की जा सकती जिसके आदेशों का पालन सभी राष्ट्र राज्यों को करना पड़े? यस, इसी को बोलते हैं विश्व राज्य। ध्यान दें, लेकिन राज्य के भीतर ऐसी अराजकता नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, क्या भारत के नागरिक हैं अपने संविधान का पालन नहीं करते हैं?
करते हैं, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं करता है। नैतिकता के आधार पर भले ही करते होंगे, लेकिन वास्तविक रूप में चूंकि अगर कोई भी राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता है तो उसको दंड देने वाली कोई सत्ता मजबूत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो स्वयं दुर्बल है, कमजोर है, तो क्या कर सकता है ये। आज आप देखिएगा दो राष्ट्र राज्य के बीच में युद्ध होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या रोक पाता है? उसको नहीं रोक पाता है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक दुर्बल संस्था है। आप ध्यान दें, यहाँ राज्यों के अंदर कोई नागरिक मनमाना आचरण नहीं कर सकता। ध्यान दें, राज्यों के अंदर कोई नागरिक मनमाना आचरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। करता है तो राज्य की शक्ति उसे रोकती है। मतलब वास्तविक रूप में राज्यों के अंदर कोई भी नागरिक मनमाना आचरण नहीं करता, और यदि वह ऐसा करता है तो राज्य की शक्ति उसे रोकती है और दंडित करती है। हम भारत की चर्चा करें, भारत एक राष्ट्र राज्य है। अब भारत के जो नागरिक हैं क्या वास्तविक रूप में यहाँ के कानूनों का पालन नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो दंड दिया जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ध्यान दें, यहाँ इसका इस उदाहरण से प्रेरणा पाकर, मतलब इसी एग्जाम्पल को, इसी उदाहरण से प्रेरणा पाकर के कुछ विचारकों ने विश्व राज्य की कल्पना की। मतलब इसी उदाहरण से प्रेरणा ग्रहण की कि जब एक राष्ट्र राज्य के नागरिक अपने कानूनों का पालन करते हैं तो क्या संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, क्या उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, उनके लिए ऐसी कोई संस्था नहीं हो सकती जिसका कि उनका पालन करना पड़े, जिसके आदेशों का उन्हें पालन करना पड़े, और अगर नहीं करें तो दंड के भागी होंगे। तो इसके लिए क्या किया विचारकों ने? विश्व राज्य की कल्पना की। किसकी कल्पना की? विश्व राज्य की कल्पना की कि जैसे राष्ट्र राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, राज्य की सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का पालन नागरिकों के लिए जरूरी है, अगर नहीं करेंगे दंड मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से विश्व राज्य के द्वारा भी जो आदेश दिए जाएंगे उन आदेशों का पालन सभी राष्ट्र राज्यों को करना होगा, और करेंगे तो डेफिनेटली युद्धों को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में, ध्यान दें बेटा, राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में शांति स्थापित की है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत भी तो राज्य है, तो भारत राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में शांति स्थापित की है। अमेरिका राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में शांति स्थापित की है। उसी प्रकार राष्ट्रों से ऊपर भूमंडल व्यापी स्तर पर, ध्यान दें बेटा, भूमंडल व्यापी स्तर पर एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो राज्यों को एक दूसरे पर आक्रमणों को रोके और शांति बनाए रखे। फिर से बोल रहा हूं मैं, राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में शांति स्थापित की है। भाई भारत अपनी सीमाओं के अंतर्गत शांति स्थापित करता है, अमेरिका भी ऐसा करता है, चीन भी ऐसा करता है, रूस भी ऐसा करता है। तो ये तो सीमाओं की बात होगी, और सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपने कानून बनाए जाते हैं। सभी राष्ट्र राज्यों का अपना संविधान होता है, निश्चित रूप में होता है, और अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है, संविधान जो होते हैं उसके जो नियम है, संवैधानिक जो कानून है, उसका उल्लंघन किया जाता है तो डेफिनेटली जो है, अगर स्वयं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भी ऐसा करती है तो उसको भी रोकने के लिए संविधान व्यवस्था कर दी जाती है। तो ध्यान दें, राज्य की शक्ति ने अपनी सीमाओं में शांति स्थापित की है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रों से ऊपर, सभी राष्ट्र राज्यों से ऊपर भूमंडल व्यापी, भूमंडल का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे आज भूमंडलीकरण का जमाना है, आज पूरी मानव जाति ही, हम ये कहेंगे कि एक ग्राम बन गई है, जिसको कि ग्लोबल विलेज बोलते हैं, भूमंडलीय ग्राम बोलते हैं, पूरी दुनिया ही एक गांव बन गई है। तो भूमंडल व्यापी स्तर पर एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो राज्यों के एक दूसरे पर आक्रमणों को रोके और शांति बनाए रखे। मतलब एक ऐसा राज्य की स्थापना की जाए क्या, जो कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमणों को रोके। मतलब एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो एक जो है ऐसी संस्था, ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो कि उन राष्ट्र राज्यों को एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने से रोक सके। और वह क्या है? ऐसा राज्य होना चाहिए जो राज्यों को एक दूसरे पर आक्रमणों को रोके और शांति बनाए रखे। और ये कौन है? विश्व राज्य। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, यहाँ ए मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की भयंकरता। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की भयंकरता तथा प्रकृति को देखते हुए उनके समाधान के लिए विश्व राज्य का किसी न किसी रूप में होना आवश्यक है। आज आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में अराजकता की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि आप जब साम्यवादी विचारकों का अध्ययन करते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, तो हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी रूप में राज्य और समाज नहीं होता है। तो वहाँ पर सभी व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति में रहते हैं, वहाँ किसी भी रूप में कोई शांति नहीं है। अब वास्तव में देखा जाए तो हॉब्स ने तो ये कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में वास्तविक रूप में देखा जाए तो सभी का सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होती है, ये हॉब्स कह रहे हैं। लेकिन क्या आज हम देखें
तो हॉब्स की यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू नहीं होती है? होती है। आज सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में स्वतंत्र और संप्रभु हैं। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में, जब हॉब्स कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में वास्तविक रूप में सभी मानव, सभी व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति में रहते हैं, वहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आप यही देखेंगे आज कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति में बने हुए हैं। आज भी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। तो कितनी शांति है, कभी न कभी दो राष्ट्र राज्यों की भिड़ंत होती रहती है और दो राष्ट्र राज्यों की भिड़ंत कब विश्व युद्ध का रूप धारण करे, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की भयंकरता तथा प्रकृति को देखते हुए उनके समाधान के लिए विश्व राज्य भी, मतलब विश्व राज्य का किसी न किसी रूप में होना आवश्यक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अराजकता को समाप्त करना है तो विश्व राज्य का होना अति आवश्यक है और विश्व सरकार का गठन किया जाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, हांस मार्गेंथाउ कहते हैं यहाँ पर, ये वही हांस मार्गेंथाउ जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। कौन कहते हैं? हांस मार्गेंथाउ। ये बात सत्य है, क्योंकि आज सभी राष्ट्र राज्य, सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्र राज्य युद्ध करने के लिए भी पूर्ण रूप में तैयार रहते हैं। मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि एक शताब्दी के चतुर्थांश में दो विश्व युद्धों के अनुभव, भाई दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। अब दो विश्व युद्धों के अनुभव तथा अणुशस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की आशंका, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई कि कब दो राष्ट्र राज्यों का युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। दो विश्व युद्धों के अनुभव तथा अणुशस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की आशंका के कारण विश्व राज्य का विचार अपूर्व महत्व का हो गया है। विश्व शक्ति राज्यों पर उसी प्रकार से सार्वभौम होगी जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्रों में सार्वभौम होता है। मतलब यहाँ विश्व शक्ति राज्यों पर उसी प्रकार से सार्वभौम होगी जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्र में सार्वभौम होता है। कोई भी राष्ट्र राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु होता है कि नहीं, स्वतंत्र होता है? किस प्रकार के कानून बना रहा है, क्या कुछ कर रहा है, इससे किसी दूसरे राष्ट्र राज्य को लेना देना नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से विश्व राज्य भी अपने आप में, यहाँ मैंने लिखा है विश्व राज्य का विचार अपूर्व महत्व का होगा। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो विश्व राज्य का विचार अपूर्व महत्व का हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वास्तविक रूप में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने का इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। विश्व शक्ति राज्यों पर उसी प्रकार में से सार्वभौम होगी जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्र में सार्वभौम होगा। मतलब विश्व शक्ति, विश्व राज्य, विश्व सरकार उसी प्रकार से सार्वभौम होगा जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्र में सार्वभौम होता है। तो राष्ट्र राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी तो वह भी संपूर्ण विश्व के ऊपर अपना नियंत्रण रखेगा और सभी राष्ट्र राज्यों को आदेश देगा और उसके आदेशों का पालन सभी राष्ट्र राज्यों को करना होगा। नहीं करेंगे तो दंड के भागी होंगे। सीधी सी बात है, यहाँ ध्यान दें बेटा। नेक्स्ट, विश्व राज्य ऐसा राज्य होगा जो किसी विशेष प्रदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होगा। मतलब विश्व राज्य की जब स्थापना कर दी जाएगी तो वह अपनी किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा। भारत एक राष्ट्र राज्य है तो इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसकी बाउंड्रीज है। अमेरिका है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राज्य के निर्माण के चार तत्व होते, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, उसका अपना निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो वास्तविक रूप में देखा तो विश्व राज्य ऐसा राज्य होगा जो किसी विशेष प्रदेश की सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा बल्कि सारे भूमंडल में फैला हुआ होगा। मतलब जो विश्व राज्य होगा वो पूरी दुनिया में फैला होगा, इसकी अपनी कोई सीमा नहीं होगी, सभी राष्ट्र राज्य इसके अधीन होंगे, फैला हुआ होगा। और जिस प्रकार से एक राष्ट्र राज्य के नागरिक राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण दुनिया के नागरिक विश्व राज्य के आदेशों का पालन करेंगे। भाई जैसे एक राष्ट्र राज्य के नागरिक अपने राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र राज्यों के नागरिकों को विश्व राज्य के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दंड के भागी होंगे। तो आदेशों का पालन करेंगे, कौन करेंगे? सभी राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, इस राज्य की सरकार द्वारा क्षमतापूर्ण रीति से काम करने के लिए तथा युद्ध रोकने के लिए
आवश्यक है कि राज्यों से ऊपर अधिकार प्राप्त हों। मतलब यह मूल बात यह आ रही है कि इस राज्य की सरकार द्वारा क्षमतापूर्ण रीति से, किस राज्य की सरकार के, विश्व राज्य की सरकार के द्वारा, जिसे कि विश्व सरकार कहा जाएगा, इस राज्य की, कौन से राज्य की, विश्व राज्य की, इस राज्य की सरकार द्वारा क्षमतापूर्ण रीति से काम करने के लिए तथा युद्ध रोकने के लिए आवश्यक है कि राज्यों से ऊपर अधिकार प्राप्त हो। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर जो विश्व राज्य है, उस विश्व राज्य को सभी राष्ट्र राज्य के ऊपर इस रूप में अधिकार दिया जाएगा कि उसके आदेशों का पालन करना होगा, और अगर ऐसा होगा तो युद्धों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक विद्वान है क्लाड, आधा कै लाड है, क्लाड। क्लाड निष्कर्ष रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यहाँ नोट करें, विश्व राज्य की सरकार, बेटा नोट करें यहाँ, विश्व राज्य की सरकार, विश्व राज्य की सरकार। देखो मैंने आपको पहले कह दिया कि राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होते हैं, राज्य अपने आप में अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है ना। तो यहाँ पर भी क्लाड कह रहे हैं कि विश्व राज्य की सरकार, विश्व सरकार जिसको बोलते हैं, विश्व राज्य की सरकार ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय संस्था है, बेटा नोट करिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्व राज्य की सरकार ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अब इसको फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, फिर समझाऊंगा, फिर से दोहरा रहा हूँ। क्लाड विद्वान का नाम है, कह रहे हैं कि विश्व राज्य की सरकार ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय संस्था है, विश्व राज्य की सरकार जिसे कि विश्व सरकार कहा जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जाएगा, विश्व सरकार। तो विश्व राज्य की सरकार ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। कौन कह रहे हैं? एक क्लाड कह रहे हैं। तो निश्चित रूप में यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मानव जाति को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचना है, भीषण संघार से बचना है, जन धन का कितना विनाश होगा इसका कोई अनुमान नहीं है, इससे बचना है, तो ये बात भी सत्य है। अगर राष्ट्र राज्य के पास संप्रभुता रहेगी और ये स्वतंत्र रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता बनी रहेगी, कभी भी युद्धों को नहीं रोका जा सकता। इसका तो केवल एक ही उपाय है और वह उपाय है विश्व राज्य की स्थापना। और विश्व राज्य की जो सरकार होगी, जिसे कि विश्व सरकार कहा जाएगा, उसका जो गठन किया जाएगा, उसका जो निर्माण किया जाएगा, वह संघात्मकता के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ ये बात पूर्णतः सत्य है कि जिस दिन दुनिया में एक विश्व सरकार का गठन कर लिया जाएगा, विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी, वही दिन तय मानेगा पूरी दुनिया के लिए शांति की शुरुआत का दिन होगा। शांति की जो प्रारंभ है उसका दिन होगा। शांति का उसी दिन से श्री गणेश हो जाएगा। किस दिन से? जिस दिन विश्व सरकार का निर्माण कर लिया जाएगा। ये बात सत्य है कि विश्व सरकार की अभिव्यक्ति, विश्व राज्य की अभिव्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में होती है, लेकिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ आज बड़ा दुर्बल है, वो दो राष्ट्र राज्य के बीच में कोई मनमुटाव होता है और मनमुटाव होते 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 जब दो राष्ट्र राज्य के बीच में युद्ध हो जाता है तो उन दो राष्ट्र राज्य के युद्धों को नहीं रोक पाता है। तो ये तो बिल्कुल दुर्बल संस्था होगी। तो इस संस्था को हम इस रूप में इतना मजबूत बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए कि ये ही, भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ही इस रूप में इसमें परिवर्तन किया जाए। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ समझाऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, जिससे कि स्वामी विश्व राज्य को उदाहरण कर ले। ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ समझाऊंगा उस समय बता दूंगा आपको। तो यहाँ वास्तविक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में ही इस रूप में संशोधन किए जाएँ, इतने सुधार किए जाएँ, जिससे कि धीरे 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 इसी को विश्व राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए और इसी के आधार पर एक विश्व सरकार का गठन कर लिया जाए। और जिस दिन ये तय मानेगा, जिस दिन विश्व राज्य की स्थापना होगी और उसके आधार पर एक विश्व सरकार का गठन हो जाएगा, किसके आधार पर? संघात्मकता के सिद्धांत के आधार पर विश्व सरकार का गठन हो जाएगा, तो तय मानिएगा दुनिया में सदा सदा के लिए शांति हो जाएगी, युद्धों को हम सदा के लिए रोक पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्व राज्य की स्थापना का सपना एक कल्पना मात्र है। इस कल्पना को व्यवहार के स्तर पर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कारण क्योंकि जब हम एक परिवार के अंतर्गत ही दो भाइयों के बीच में आपस में अपने अपने हित को लेकर के टकराव होता रहता है, तो क्या
फिर दो राष्ट्र राज्य के बीच में टकराव नहीं होगा? क्या पूरी मानव जाति को हम एकजुट कर पाएंगे? जब हमें एक परिवार को एकजुट नहीं कर पाते तो पूरी मानव जाति को एकजुट करना इतना आसान नहीं है। क्या पूरी मानव जाति को एकजुट करना इतना आसान नहीं है? इसलिए विश्व राज्य की स्थापना विश्व सरकार का सपना देखा जा रहा है। तो कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको व्यवहार में प्राप्त करना इतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर दुनिया में से युद्धों को सदा सदा के लिए समाप्त करना है, युद्धों को सदा सदा के लिए रोकना है, तो ये तय मानेगा विश्व राज्य के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। विश्व राज्य की स्थापना करनी होगी, विश्व राज्य की स्थापना मजबूती से कर दी जाएगी और विश्व सरकार का गठन मजबूती के साथ कर दिया जाएगा, तो तय मानिएगा युद्धों को रोका जा सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और हमारा लक्ष्य यही है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कंधे के ऊपर ये भार है, ये वजन है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है क्या, कि हम मानव जाति को विनाश से बचाएं। ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की, राजनीति विज्ञान के जो व्याख्याता हैं, प्रवक्ता उनकी, और राजनीति वैज्ञानिक जो हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनकी जिम्मेदारी है। मैं फिर कहना चाहूँगा इन तीनों की जिम्मेदारी है कि मानव जाति को विनाश से बचाएं। कौन कौन? राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक, मतलब जो इसके शिक्षक हैं, और राजवैज्ञानिक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन तीनों की जिम्मेदारी है कि मानव जाति को विनाश से बचाएं। और तीसरी विशिका को तभी रोका जा सकता है जबकि विश्व राज्य की स्थापना कर दी जाए, और विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी तो इसके आधार पर विश्व सरकार का गठन होगा, और जब विश्व सरकार का गठन हो जाएगा तो पूरी मानव जाति विश्व सरकार के अधीन हो जाएगी। और ये ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो राष्ट्र राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जब संप्रभुता स्वतः समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप में युद्ध का मूल कारण तो संप्रभुता ही तो है, स्वतंत्रता ही तो है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता का मूल कारण स्वतंत्रता और संप्रभुता ही तो है। और जब विश्व राज्य का निर्माण हो जाएगा, गठन हो जाएगा, विश्व सरकार का निर्माण हो जाएगा, गठन हो जाएगा, तो निश्चित रूप में युद्धों की विभीषिका से मानव जाति को बचाया जा सकता है। बेटा, ये होगा विश्व राज्य की अवधारणा की सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद में विश्व राज्य के ऊपर मैं लगभग 2-3 लेक्चर अपलोड और करूंगा, जिससे कि विश्व राज्य की अवधारणा की सभी बातें आपकी समझ में आ जाएं। क्योंकि देखो, हम यदि यूनान से शुरुआत करें तो यूनान के अंतर्गत प्राचीन समय में क्या था? सिटी स्टेट थे, नगर राज्य थे। ठीक है बेटा, उसके बाद में विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। उसके बाद में फिर से जो है राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है। और राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं, जैसा कि मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत सबसे पहले स्टेट राज्य शब्द का प्रयोग किया था। और वहाँ उन्होंने हालांकि संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने संप्रभुता की अवधारणा की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप में कर दी थी। किसके अंतर्गत? अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत। तो निश्चित रूप में हम यहाँ ये कहेंगे कि आज जो राष्ट्र राज्य हैं वो संप्रभु स्वतंत्र हैं। अब इसके बाद में दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो राष्ट्र राज्य का जो अगला चरण है वो विश्व राज्य की स्थापना करना ही है। अगर हम राज्य स्टेट के विकास की बात करें तो इन चरणों से हमें गुजरना होगा। पहले नगर राज्य की स्थापना होती है, सिटी स्टेट थे यूनान के अंतर्गत, आप देखेंगे एथेंस स्पार्टा के अंतर्गत। उसके बाद में क्या तो विशाल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, फिर राष्ट्र राज्य आते हैं। अब जो अगला सपना है वो हमारा स्वप्न क्या है? विश्व राज्य की स्थापना। चूँकि ये बात सत्य है कि जिस दिन हमने विश्व राज्य की स्थापना कर ली उस दिन दुनिया में पूर्ण शांति स्थापित हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात आपको नोट करनी है। ये हो गया आपका विश्व राज्य की अवधारणा। मुझे पूरा विश्वास है आप विश्व राज्य की अवधारणा को अच्छे से समझ लेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।